एक महिला कितने सिजेरियन सेक्शंस करा सकती है? क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ सिजेरियन सेक्शंस जो आप करा सकते हैं? क्या हर सिजेरियन के बाद कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जाते हैं, रिस्क बढ़ते जाते हैं? तो आइए आज इस विषय पर हम बात करेंगे। मैं डॉक्टर मोदिता जैन, एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी कंसल्टेंट, एक लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट। ये बताना बहुत डिफिकल्ट है कि आपके कितने सिजेरियन सेक्शंस हो सकते हैं। कई बार 5 से 6 सिजेरियन सेक्शंस भी किसी महिला के हुए हैं और बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के हुए हैं, या एक सिजेरियन सेक्शन होने के बाद ही इतने कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं कि आप आगे कंसीव नहीं करना चाहते। तो हर इंडिविजुअल पर्सन के लिए हमें इंडिविजुअलाइजेशन करना पड़ता है। आपकी हालत देख के, आपकी पुरानी कंडीशंस देख के, आपकी हिस्ट्री देख के हम डिसाइड करते हैं कि अब आपके कितने सिजेरियन सेक्शंस हो सकते हैं। पुराने जमाने में कहा जाता था कि नॉर्मल डिलीवरी कराना सबसे अच्छा रहता है, इसमें आप 6 से 7 बार भी मिनिमम डिलीवरी करा सकते हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, कोई रिस्क फैक्टर नहीं होता है, डिलीवरी के बाद भी परेशानी नहीं होती है। पेशेंट्स अपना एक सिजेरियन सेक्शन होने के बाद हमसे पूछते हैं कि मैडम अब हम आगे कितने सिजेरियन सेक्शंस करा सकते हैं सेफली एंड विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस। तो हमारे सिजेरियन सेक्शन में होता क्या है कि हमसे हर लोग ये पूछते हैं कि हमारा आगे का क्या रिलेशनशिप रहेगा, आगे हम कैसे कंसीव करेंगे, आगे कितने कॉम्प्लिकेशंस या रिस्क हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि सिजेरियन सेक्शन में होता क्या है, सिजेरियन सेक्शन में जब आपका बच्चा पेट के अंदर रहता है, बच्चेदानी में रहता है, तो उसका लोअर सेगमेंट फॉर्म होता है। तो हम पेट काट के बच्चेदानी पे चीरा लगा के इस बच्चे की डिलीवरी कराते हैं और उसके बाद पहले बच्चेदानी को क्लोज करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे जो पेट की लेयर्स करती हैं उनको धीरे धीरे वैसे ही क्लोज करते जाते हैं। तो अगर हम बात करें कि सिजेरियन सेक्शंस में क्या कॉम्प्लिकेशन होता है, तो जैसे जैसे आपका सिजेरियन का नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही ये जो टाके लगते हैं बच्चेदानी के अंदर, उनके नंबर ऑफ लेयर्स बार बार काट के लगाने में वो जो लेयर रहती है वो कमजोर होती जाती है, जिसे हम स्कार थिकनेस कहते हैं। तो 2 या 3 ऑपरेशन के बाद ये स्कार थिकनेस और कमजोर होती जाती है, पतली होती जाती है। तो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन अगर हम बात करते हैं तो वो होता है स्कार डेहिसेंस का या स्कार रप्चर का, यानी कि बच्चा आते आते डिलीवरी होने के पहले आपका जो स्कार है वो अपने टाके से छूट जाता है, यानी कि खुल जाता है, जिसे हम स्कार डेहिसेंस कहते हैं। और अगर उसमें से बच्चा बाहर निकल जाता है तो उसे हम स्कार रप्चर कहते हैं। तो इस स्कार रप्चर, स्कार डेहिसेंस से आपके बच्चे को भी तकलीफ होती है। हो सकता है अगर आपको बच्चा नहीं मिले, हो सकता है माँ की जान को खतरा हो जाए। जब हम पहली बार सिजेरियन सेक्शन करते हैं तो उसका रिस्क मिनिमम होता है, फिर जैसे जैसे हर बार सिजेरियन सेक्शन बढ़ता जाता है उसका रिस्क बढ़ता जाता है, कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क भी बढ़ता जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो जब हम पहला सिजेरियन सेक्शन करते हैं तो लेयर्स आपस में जुड़ती है, चिपक जाती है, उनमें आपस में जाले बनने लग जाते हैं। तो जब एडिशंस बनते हैं तो वो आपस में चिपकने के साथ साथ आसपास की जगहों से भी चिपकना शुरू कर देती है। इसमें सबसे कॉमन जो चीज रहता है वो होता है पेशाब की थैली। पेशाब की थैली बच्चेदानी के ऊपर होती है, तो जब भी स्कार चिपकता है, बच्चेदानी चिपकती है, उसकी पेरिटोनियम लेयर चिपकती है, तो कई बार जो ब्लैडर होता है यानी कि पेशाब की थैली होती है वो टाकों पे चिपक जाती है। पेशाब की थैली के बाद अगर हम बातें करते हैं तो आगे चिपक सकती है। जब भी हम नेक्स्ट सिजेरियन सेक्शन करेंगे तो इन चिपकी हुई चीजों को हमें हटाना पड़ता है ताकि हम बच्चेदानी का मुंह देख सके, बच्चेदानी का लोअर सेगमेंट देख सके और चीरा लगा सके। तो जब भी हम जुड़ी हुई चीजों को अलग करते हैं तो उनकी कॉम्प्लिकेशन रेट्स बढ़ जाते हैं, यानी कि कई बार पेशाब की थैली फूट जाती है, कई बार आंतों को इंजरी हो जाती है, कई बार हमें बच्चेदानी का लोअर सेगमेंट नहीं मिलता है तो हमें पेट पे बड़ा चीरा लगाना पड़ जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं तो वो होती है आवल की। तो जहाँ पे हमारी बच्चेदानी चिपकती है वहीं पे कभी कभी हमारी आवल आके चिपक जाती है, जो कि फिर ऊपर की साइड नहीं सरकती है, यानी कि प्लेसेंटा प्रीविया होता है। तो कई बार ये आवल जो है पेशाब की थैली में घुस जाती है, यानी कि ब्लैडर में चली जाती है, आंतों में चली जाती है, या फिर बच्चेदानी के ऊपर की लेयर पे ही रह जाती है, जिसे हम प्लेसेंटा परक्रीटा, एक्रीटा, इंटीटा कहते हैं। ये सभी जो आवल कितनी अंदर गई है उसके हिसाब से डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है जो डॉक्टर्स यूज करते हैं। तो जब ऐसी स्थिति बनती है, इस स्थिति में ब्लीडिंग होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, यानी कि अगर आपकी प्लेसेंटा प्रीविया है और वो नीचे की साइड है, ग्रेड 2, 3 है, तो आपको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। या प्लेसेंटा परक्रीटा, इंटीटा है या एक्रीटा है, तो इस दौरान 2 चीजें हो सकती हैं, या तो आवल सेपरेट हो जाए और ब्लीडिंग हो जाए, या आवल सेपरेट ही नहीं हो पाए और उसके कारण ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो। ऐसी कंडीशन जिसमें आवल सेपरेट ही नहीं हो पाती और ब्लीडिंग बहुत ज्यादा है, किसी भी चीज को करने के बाद भी इसकी ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होती, यानी कि हीमोस्टेटिक स्विचेस लगा दें, मेडिकेशन दे दें, तब भी ये ब्लीडिंग बंद नहीं होती है, तो फिर हमें बच्चेदानी को निकालना पड़ता है, यानी कि सिजेरियन हिस्टेरेक्टोमी करानी पड़ती है, यानी कि सिजेरियन के साथ हिस्टेरेक्टोमी करनी पड़ती है ताकि माँ की जान को बचाया जा सके। जब भी प्लेसेंटा
परकिटा, इनकिटा या फिर कुछ भी अल्ट्रासाउंड में दिखता है कि प्लेसेंटा प्रीविया है, तो डॉक्टर आपको एमआरआई कराने की सलाह भी देते हैं। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हम पहले बच्चेदानी को सिलते हैं, उसके बाद धीरे धीरे पेट की जितनी भी लेयर्स हमने खोली हुई रहती है हम उनको स्टिच करते हैं। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑपरेशंस बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ही स्किन भी वहाँ की पतली हो जाती है, उनमें फाइब्रोसिस ज्यादा हो जाता है। फाइब्रोसिस का मीनिंग होता है कि वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, तो पेट की चमड़ी ढीली हो जाती है। अगर आपके पेट की चमड़ी ढीली हो गई है तो आपको हर्निया हो सकता है, या अगर आपका ऑपरेशन हुआ है उस दौरान और तो आपके टाके भरते नहीं है, गीले रह जाते हैं, उनका भराव धीरे धीरे होता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हमें एक ऑपरेशन से ज्यादा ऑपरेशन होने पे देखने में मिलती है। तो अगर हम सावधानी की बात करें कि हमें क्या सावधानी लेना चाहिए अगर हमारा पहला ऑपरेशन है और हम दूसरा बच्चा कंसीव करने चाहते हैं। अगर हमारा पहला बच्चा सिजेरियन सेक्शन से हुआ है तो कम से कम हमें दूसरी प्रेगनेंसी के लिए 2 साल का इंतजार करना चाहिए, ताकि हमारे पेट की टाके व बच्चेदानी की टाके का ढंग से भराव हो सके, उनका फीलिंग डिफेक्ट कम हो सके और उनका फाइब्रोसिस ठीक से हो सके। हमें हमारे डॉक्टर सोनोग्राफी के साथ साथ कलर डॉपलर की भी सलाह देते हैं। सोनोग्राफी से हम पता कर सकते हैं कि हमारी आवल कहाँ है, यानी कि प्लेसेंटा की पोजीशन कहाँ पर है, और कलर डॉपलर से हमें पता चलता है कि प्लेसेंटा परकिटा, इनकिटा या एपिटा तो नहीं है, यानी कि बच्चेदानी के अंदर आवल घुस तो नहीं गई है। अगर आवल घुस जाती है तो आपको डॉक्टर्स आपको फिर एमआरआई की सलाह भी दे सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि हम कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ सिजेरियन सेक्शन सेफली करा सकते हैं, 2 सिजेरियन सेक्शन आप बिल्कुल सेफली करा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आपके साथ कुछ मिसहैप हो जाता है, आपके पास एक ही बच्चा रहता है, आपको सेकंड बच्चा चाहिए रहता है, तो आप 3rd सिजेरियन सेक्शन भी करा सकते हैं, यानी कि 3 सिजेरियन सेक्शन प्रॉपर गाइडेंस के अंदर, प्रॉपर डॉक्टर की सलाह के अंदर आप आराम से करा सकते हैं। पर आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ सिजेरियन सेक्शंस बढ़ेंगे आपका रिस्क बढ़ता जाएगा। डॉक्टर जो आपको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस कराएं वो आप करें। सोनोग्राफी कलर डॉक्टर कराने में बिल्कुल भी हिचकिचाएं नहीं, संकोच नहीं करें। और आखिरी समय में जैसे आपके डॉक्टर आपको सलाह दें कि आप ट्रायल दे सकते हैं एक ऑपरेशन के बाद, तो आप ट्रायल दें। अगर आपके डॉक्टर आपको सलाह दें कि आप एक सिजेरियन के बाद ट्रायल नहीं दे सकते, आपका दूसरी बार भी सिजेरियन सेक्शन होगा, तो आप बिल्कुल दूसरे सिजेरियन सेक्शंस पे जाएं, नॉर्मल डिलीवरी की ट्रायल नहीं करें। अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस है या कुछ डाउट्स हैं आपको, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।